हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं आधुनिक कविता हिंदी साहित्य का। ये पद साहित्य है। ये यूपीएससी पेपर 2 में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे आज भारत भारती। भारत भारती के राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये इनको हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भारत भारती लिखने से पहले 2009 ईस्वी में ही रंग में भंग लिख चुके थे और जयद्रथ वध भी इसी दौर की रचना है। उनकी अन्य रचनाएं हैं द्वापर, नहोस, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, किसान आदि। भारत भारती उनके शुरुआती जीवन की कविता है। गुप्त जी ने इस रचना का उद्देश्य बताया है। गुप्त जी ये भारत भारती क्यों लिखे, इसका उद्देश्य बताया है कि वो हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे और भूमिका में उन्होंने जिक्र किया है कि श्री राम राजा रामपाल सिंह ने उनसे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार वो उर्दू में हाली की रचना मुद्दिस है, वैसे ही उद्बोधन रचना हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक रचना लिखी थी, वैसा ही हिंदुओं के लिए होना चाहिए। ये श्री राम राजा रामपाल सिंह ने कहा था उनसे। और 1907 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी ने भी सरस्वती में एक लेख लिखा था। कविता और आचार्य द्विवेदी भी बहुत बड़े रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी पत्रिका में सरस्वती में एक लेख लिखा था, कवि और कविता, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नज़ीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में होना चाहिए जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर दे। इसलिए उन्होंने भारत भारती लिखा है। भारत भारती में एक्चुअली भारत की वर्तमान, अतीत और भविष्य की दुर्दशा बताया गया है। भारत भारती अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही। भारत भारती है वो अपने प्रभाव में अत्यंत सफल रही है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। दक्षिण भारत भारती पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने तो इसे हिंदी की बिंदी कहा। कुछ लोग भारत भारती को, कुछ लोगों ने हिंदी की बिंदी कहा। उमाशंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा। उमाशंकर जोशी नाम के कोई साहित्यकार है, उन्होंने इसे आधुनिक युग की गीता कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि वह सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि ये जो भारत भारती कविता है, ये सोते हुए को जगाने वाला है, भूले हुए जो भूल गया अपना रास्ता उसको ठीक रास्ता पे लाने वाला है, जिनको साहित्य में उत्साह नहीं है उनको उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। और अब आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनजीत की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया है। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनजीत को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और सकांक्ष बनाया है। भारत भारती की प्रशंसा अज्ञेय ने भी की है। दैट मीन्स भारत भारती बहुत ही
महत्वपूर्ण रचना है। इनका प्रशंसा अज्ञेय ने भी किया है। वे लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावनामूलक, बौद्धिक या आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। भारत भारती नवजागरण की चेतना का काव्य है। विचारकों में विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाला स्वर नवजागरण का है या पुनर्जागरण का। कुछ विचारक दैट मीन्स साहित्यकार, उन्होंने कुछ अपने विवाद है उनमें कि ये जो है रचना भारत भारती वो नवजागरण का है या पुनर्जागरण का। नवजागरण का मतलब होता है कि कुछ नया, नव मतलब नया और जागरण मतलब जागना, और पुनर्जागरण मतलब कि हम पहले वैसे थे और हम बीच में सो गए थे, उसके बाद हमको फिर से जागना है। इसके लेखन के समय नवजागरण अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा था। जब भारत भारती का लेखन हो रहा था उस टाइम पे राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक अपने अपने नज़रिए से नवजागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। जहाँ दयानंद सरस्वती अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, वहीं विवेकानंद भारतीय अतीत की महानता के साथ साथ पश्चिमी भौतिकतावाद का समन्वय करने में लगे थे। इसी संस्कृति माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर मुखर हो जाता है, तो कहीं पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखने की तड़प गहरी हो जाती है। इसी द्वंद्वात्मक मानसिकता से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। दैट मीन्स भारत भारती अपने में ही बहुत बड़ी रचना है। इसे हिंदी की बिंदी रचना कहा गया है। आधुनिक भारत की आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अब इसका हम देखते हैं संवेदना पक्ष। संवेदना पक्ष दैट मीन्स होता है कि इसमें कहा क्या गया है, भारत भारती है क्या। तो हम देखते हैं भारत भारती 3 खंडों में विभक्त रचना है। इसके 3 खंड है। कौन कौन से खंड? अतीत खंड, अतीत मतलब जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य मतलब जो आने वाला है। तीनों खंडों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने हम कौन हैं, हो क्या गए हैं और होंगे अभी, ये बताने की कोशिश की है। इन तीनों तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अधि विस्तार की दृष्टि से देखें तो अतीत खंड अत्यंत व्यापक है। अतीत खंड अगर हम देखें तो वो बहुत ही बड़ा है, व्यापक है, जो लगभग आधी रचना को समेटता है। वर्तमान खंड उससे कुछ कम और भविष्य बहुत कम है। दैट मीन्स भारत भारती को 3 खंड में विभाजित किया गया है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो अतीत बहुत ही बड़ा है, बहुत व्यापक है, और वर्तमान उससे कुछ कम है, और भविष्य वर्तमान से दैट मीन्स भविष्य सबसे कम है। भारत भारती नवजागरण के उद्बोधन का काव्य है। इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों। दैट मीन्स इसमें मूल
चिंता यह है कि अतीत में भारत मेरा इतना अच्छा था, इतना गौरवपूर्ण था, और अभी इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा में गौरव में अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का राष्ट्र दिखाया गया था, वैसा ही दुख भारत भारती का लेखक महसूस करता है। इस उद्बोधन काव्य की संवेदना सिर्फ 2 पंक्तियों को व्यक्त करने हो तो यह है। अगर हम भारत भारती की पूरा दुर्दशा अतीत का देखें तो हम सिर्फ ये 2 पंक्तियों से समझ सकते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारो आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आज हम अतीत का विश्लेषण देख लेते हैं, कल हम देखेंगे वर्तमान का विश्लेषण। तो मुख्यतः अतीत खंड में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की है, जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में लिखा था। अतीत की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई है, ये लिखा हुआ है। इसको पंक्ति के माध्यम से हम देखते हैं। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहु सभ्य विधाता कीनो। इसका मतलब है कि उसी प्रकार का भाव अतीत खंड में स्वाभाविक है। इतिहास यहाँ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं बल्कि मिथक बनकर उभरता है। इतिहास का यह बोध रोमानियत और नॉस्टैल्जिया से उभरा लगता है, किंतु वस्तुतः यह इतिहास का उपयोगितापूर्ण नजरिया है, जिसमें इतिहास वर्तमान की ज़रूरतों के सांचे में ढालकर प्रस्तुत हुआ है। अतीत खंड के कुछ प्रसंग इस प्रकार हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक विकसित था, तो इसका कुछ प्रसंग इस प्रकार है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। बोल रहे कि विश्व में जितने भी देश हैं उसमें से सबसे अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। उसका जो ऋषि भूमि का जन्म भूमि है वह भारतवर्ष है। भारत में रहने वाले को देवता भी तरसते हैं। भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं। तो इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है। सूरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते हैं, धन्य भारतवर्षवासी धन्य भारतवर्ष। सूरलोक में भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष। भारत इतना स्वर्णिम था कि भारत में देवता भी रहने के लिए तरसते थे। सबसे पहले ज्ञान व सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ था। इसके प्रमाण हेतु गुप्त जी ने भारत भारती में डॉक्टर हंटर का निम्नलिखित कथन उद्धृत किया है। दैट मीन्स सबसे पहले सभ्यता का ज्ञान भारत में ही विकसित हुआ था। प्राचीन काल में हिंदुओं ने शल्य चिकित्सा करने में संकोच न था। उन्होंने वैद्यक में यूनानियों से कुछ भी नहीं सीखा, वरना उन्हीं को बहुत कुछ सिखलाया। यही बात कविता के रूप में कहते हैं। दैट मीन्स भारत में सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ। और यहाँ पे शल्य चिकित्सा, भारत में प्राचीन काल में हिंदुओं को शल्य चिकित्सा आता था और उन्होंने यूनानियों को भी कुछ नहीं सीखा, वरना उन्हें बहुत कुछ सिखलाया। यूनानियों से कुछ नहीं सीखा लेकिन उनको सिखाया। दैट मीन्स सबसे पहले सभ्यता का विकास भारत में ही हुआ था। संसार को पहले हमने ज्ञान शिक्षा की दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। बोल रहे कि संसार में सबसे पहले शिक्षा ज्ञान हम ही लोगों ने दिया। उन लोग यूनानियों ने तो हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन जो हमारे हिंदू थे वो यूनानियों को दिए। त्याग व ध्यान करना तो हमारी संस्कृति के प्राण तत्व रहे। गुप्त जी लिखते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे।
वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां, सिवी हरिश्चंद्र दधीचि से होते रहे दानी यहाँ। दान व त्याग करना हमारे संस्कृति के प्राण तत्व में है। मतलब हम लोग शुरू से ही दान और त्याग करने में सबसे आगे रहे हैं। वैसे भी हमारा भारतवर्ष अभी भी सहिष्णु देश है। भारत की स्त्रियां महान थी क्योंकि वे भगवान से पहले पति की वंदना करती थी और पति के प्रति मन, वचन, कर्म से समर्पित रहने को ही अपना धर्म समझती थी। दैट मीन्स भारत की स्त्रियां वे बहुत महान थी। कहा जाता है पति परमेश्वर होता है, तो इसलिए उन्होंने भगवान से भी पहले पति की पूजा की, वंदना की। पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अंचल प्रसार प्रणाम कर फिर विनय भगवान से। विश्वेश हम अलचला चनों के बल तुम्ही को सर्वदा, पति देव ने मति गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा। अतीत पर कई विचारकों ने प्रश्न उठाए हैं। यह इतिहास बोध न सिर्फ एक तरफा या मिथकीकृत है बल्कि वर्तमान समय में अस्वीकार्य भी है। गुप्त जी की दृष्टि आर्य केंद्रित, पुरुष केंद्रित, हिंदू केंद्रित रही है। जितने भी अतीत खंड के विचारक हैं उन्होंने इतिहास बोध न सिर्फ बताया कि इतिहास बोध न सिर्फ एक तरफा है, मिथकीकृत है, बल्कि वर्तमान समय में अस्वीकार्य भी है। गुप्त जी की दृष्टि से आर्य केंद्रित, पुरुष केंद्रित, हिंदू केंद्रित रही है। वे बार बार आर्य जाति की महिमा का गान करते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। जबकि वर्तमान भारत में आर्य अनार्य विवाद सांस्कृतिक संकट उत्पन्न करता है। वो मैथिली शरण गुप्त हैं, वो आर्य का ही गुणगान करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि वर्तमान समय में ऐसा है कि आर्य और अनार्य के बीच सांस्कृतिक संकट उत्पन्न करता है। ये जो आर्य का ही उन्होंने विश्लेषण किया है। इसमें न केवल दक्षिण भारत के लोगों की भावनाएं चोटिल होती है बल्कि पूर्वोत्तर भारत भी स्वयं को उपेक्षित करता है। दक्षिण भारत के लोगों को भी बुरा लगता है और पूर्वोत्तर के भी भारत के लोगों को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आर्य के बारे में बोला है। इनकी दृष्टि हिंदू केंद्रित भी है क्योंकि वे बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करता है। उनकी दृष्टि बहुत सारे पंक्तियों में हमने देखा कि उन्होंने अभी तक सिर्फ हिंदू का ही जिक्र किया था, तो ऐसा भी है। यह वही समस्या है जो उस समय की गर्मपंथी आंदोलन, उस समय क्या था, हमारा कांग्रेस जो था, जो 1885 में बना था, वो दो दलों में बट गया था। एक कौन सा? नरमपंथी, एक गर्मपंथी। तो यहाँ पे वही बताया है कि यह समस्या वही है जो उस समय गर्मपंथी आंदोलन का था, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कर रहे थे, के सामने आए थे। हिंदू शब्द व हिंदू प्रतीकों का प्रयोग करने से उद्बोधन तो प्रभावपूर्ण हो जाता है, किंतु गैर हिंदू तबका स्वयं को आंदोलन से जोड़ नहीं पाता है। इसलिए थोड़ा सा इसमें विवाद है। भारतेंदु जी जब हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देते हैं तो समस्या यह सबके सामने उठ खड़ी होती है। जिस प्रकार भारतेंदु ने बलिया वाले व्याख्यान में हिंदू का अर्थ भारतीय बताया, उसी प्रकार गुप्त जी ने हिंदू नामक रचना में हिंदू पर हिंदूवादी होने का आरोप लगाते हैं।
इसी प्रकार अतीत खंड ने पुरुषवादी मानसिकता का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाया है। आदर्श नारी की जो संकल्पना व्यक्त की गई है वह पुरुष पर निर्भर व स्वतंत्र व्यक्तित्व से वंचित है। आज का नारीवाद इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जो आदर्श नारी के बारे में बताया गया वो बोला गया है इसमें। इन सीमाओं के बावजूद यह इतिहास बोध पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः यह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी इतिहास बोध का उत्तर है। अंग्रेज लेखक यह साबित करने में लगे थे कि भारत असभ्य जातियों का देश है। जितने भी अंग्रेज लेखक थे वो तो बता ही रहे थे कि भारत असभ्य जातियों, उस टाइम भारत में अनेक कुरीतियाँ भी थी और उसे सभ्य बनाने का दायित्व जिसको वे श्वेत व्यक्ति का बोझ समझते थे अंग्रेजों का। वो समझते थे कि भारत असभ्य है, यहाँ काले लोग रहते हैं, तो वो सोचते थे कि गोरे लोग ही सभ्य होते हैं, तो इसलिए वो ऐसा समझते थे कि हम भारत के लोगों को सभ्य बनाएंगे। एक अतिवाद का जवाब दूसरा अतिवाद ही होता है, इसलिए यह दृष्टिकोण एकांकी होते हुए भी तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व रखता है। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे कैरी करेंगे।